80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। तुम लगा सकते हो कि 30% के अराउंड तुम्हारा टैक्स जाएगा। क्रेजी है 30%। और जो तुम्हारे स्टॉक्स होंगे उसमें 42% ज़्यादा टैक्स। योर जर्नी शिफ्टेड फ्रॉम अ 2 CR पैकेज टू सेलिंग 7,000 कोर्सेज ऑनलाइन। ये मोटिवेटिंग शिफ्ट कहाँ से आया कि यार मेरे को अब इस डोमेन में किल करना है? अब मैं उबर का टैग यूज़ नहीं करता अपने कोर्सेज बेचने के लिए कि भाई ये कंपनी है, मैं यहाँ काम करता हूँ, तुम मेरा कोर्स आगे ले लो। मैं वो वाला काम करता नहीं, ठीक है। Good morning humans. Good morning Rohit. How are you? Welcome to the podcast. How are you? मैं बढ़िया यार, आप बताइए कैसे हो? All good, all good, all good. Just a heads up for the crowd. मैं एक बार वैसे तो आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार मैं दे देता हूँ for the audience. So guys, we have with us Mr. Rohit Negi. He is IIT Guwahati alumnus. He is the guy who grabbed the highest package in India in 2021. He is also the founder of Coder Army. He has over 300K plus subscriber over 2 YouTube channels. So we have the guy with us. Let's talk about some things. Let's talk about business. Let's talk about life. Let's talk about entrepreneurship. श्योर भाई। Yes. तो कैसे हो यार आप? How are you? मैं तो बढ़िया हूँ यार। अभी तो लाइफ बिल्कुल सही चल रही है, सही ट्रैक पे चल रही है और जो गोल्स हैं उनकी तरफ अभी वर्क चल रहा है। देखते हैं कब तक अचीव होते हैं। Right. Because you know I was going through this data ऐसे ही randomly मैं सुबह उठा और ऐसे मैं आर्टिकल सर्फ कर रहा था. So I was going through this data. उसमें ये लिखा था कि guys in their 20s right now they are making more money than people in their 30s. आपको सही लगता है ये nowadays? अगर डेटा कह रहे तो सही होगा, पर थोड़ी मेरे को पॉपुलेशन के हिसाब से कह सकते हो कि शायद ये स्टेटमेंट सही हो, पर एक्सपीरियंस अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लेके आता। जो गाइस 30s में होंगे उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी ऐसी मिस्टेक्स कर ली होंगी जो अभी हमने नहीं करी हैं। लेकिन जो भी बच्चे 20s में, ये जो है मैं हूँ खुद, हमारे अंदर ये रिस्क लेने वाली जो कैपेबिलिटी वो ज़्यादा है। और ऐसा होता है कि जब तुम 30s पार हो जाते हो अक्सर उस बाद तुम रिस्क नहीं ले पाते। अक्सर लोगों की शादी हो जाती है 30s में, 20s में नहीं हो पाती है। तो वो रिस्क वाला फैक्टर लोग नहीं ले पाते हैं बहुत सारे। और वो बिल्कुल सेंस भी बनाता है कि भाई तुम सबको छोड़ के कोई स्टार्टअप में चले गए या किसी और में चले गए। तो हम अक्सर देखते हैं कि यार जो लोग स्टार्ट करते हैं कुछ भी वो अपने 20s में करते हैं। अब जरूरी नहीं कि जो 20s में स्टार्ट कर रहा है उसको सक्सेस मिलेगी। अगर एक डेटा था उसमें मैंने देखा था कि जिन लोगों को स्टार्टअप में सक्सेस मिलती है तो उनकी एवरेज एज अराउंड 40 के अराउंड होती है स्टार्टअप की। जो सक्सेसफुल स्टार्टअप चल रहा है, दैट्स क्रेजी है। मतलब काफ़ी बड़ा नंबर है एज एज। तो मतलब आप कह रहे हो कि पीपल इन देयर 20s दे आर हसलिंग हार्ड, बट वो खोल रहे हैं, फंडिंग भी रेज हो रही है, बट वो इवेंचुअली कुछ सक्सेसफुल बना नहीं पा रहे जो सस्टेन करेगा। हाँ, क्योंकि यार अभी एज ऐसी है कि हमें बहुत सारी मिस्टेक्स का पता नहीं है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या सही है क्या गलत है। हाँ, अगर किसी के पास गाइडेंस है, कोई मेंटरशिप है, तो उसके साथ चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं कि वो सक्सेस उससे मिल जाए। ग्रेट। बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब मैं ये स्टैट को पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो स्टूडेंट्स टॉप टियर कॉलेजेस में होते हैं एंड खासकर आज की डेट में इतना सब कुछ कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे और इतनी सारी गाइडेंस अवेलेबल है, और मेरे को ऐसा लगता है जब भी टॉप टियर कॉलेजेस में बच्चे होते हैं उनके पास एक सेंस ऑफ ऐसी सराउंडिंग होती है, ऐसा पीयर ग्रुप होता है जो उनको एक नेचुरल पुश देता है इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग इन एनी फील्ड। आपको क्या लगता है, मतलब आपके IIT डेज में ऐसा आपको लगता है कि अगर एक अच्छा पीयर तो है, मतलब एक ब्राइट माइंड वाले लोग आसपास रहते हैं तो पुश करता है इंसान? क्या लगता है आपको? हाँ, कॉलेज में ये एडवांटेज होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो अलग अलग टाइप के इंसान को मिलते हैं, और जब एक बार इंसान जॉब में चले जाता है तो हम उन्हीं लोगों के सराउंडिंग में रहते हैं जो हमारी जैसे हैं। राइट। लेकिन कॉलेज में ऐसा नहीं होता। जैसे कोई यूट्यूब कर रहा होगा, कोई वीडियोग्राफिंग कर रहा होगा, ठीक है, कोई बंदा कोडिंग कर रहा होगा, तो अलग अलग फील्ड के लोग आते हैं तो हमें उसका नॉलेज ज़्यादा मिल जाता है कि भाई यहाँ पे भी ये काम हो रहा है, यहाँ पे भी काम हो रहा है। और उससे अक्सर बच्चों में फोमो भी क्रिएट हो जाता है कहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, है ना। लेकिन उसमें ये भी होता है कि लोग खुद को एक्स्ट्रा पुश कर लेते हैं कि भाई हाँ मैं पुश करूंगा खुद को और उसमें चांसेस होगी तुम्हें सक्सेस मिल जाए। राइट। क्योंकि मैं पता है अब जैसे, अच्छा आपको क्या लगता है क्या रोल होगा इसका एक टॉप टियर कॉलेज का? अच्छा खासा ना। अब क्योंकि अब रोल अच्छा खासा है आपको, अब हर कोई तो IIT में नहीं जा सकता, राइट, यार टॉप टियर कॉलेज में भी नहीं जा पा रहा है। व्हाट डू यू थिंक, क्योंकि ये जो डिस्पैरिटी क्रिएट हो गई है ना, क्योंकि आज की डेट में एज ऑफ 2024 राइट नाउ अभी इतना बड़ा गैप है कि कुछ लोगों की तो नौकरी बिल्कुल ही नहीं लग रही है और वर्सेस ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके काफी अच्छे अच्छे पैकेजेस लग रहे हैं। तो मेरे को ये जो गैप क्रिएट हो गया ना, इसके बारे में आपसे काफी कुछ जानना है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या क्यों है ये डिस्पैरिटी?
डिस्पैरिटी यार, इसका सिंपल रीज़न है कि जो कंपनीज हैं, अगर मैं सिर्फ अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर मैं भी अगर कोई कंपनी स्टार्ट करता हूँ, मुझे कुछ लोगों को हायर करना है, राइट, तो शायद मेरे पास उतने पैसा नहीं हो कि मैं हर कॉलेज में जाऊँ, वहाँ मैं कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराऊँ और फिर जाके लोगों को हायर करूँ और फिर उन्हें सैलरी दूँ। तो मेरे बेस्ट चांस ये होगा कि मैं किसी बढ़िया कॉलेज में चले जाऊँ, टॉप टियर के, वहाँ से स्टूडेंट्स को हायर कर लूँ। एक तो मेरी कॉस्टिंग बचेगी, ठीक है, अब मुझे गारंटी पता कि भाई ये लोग हसलर हैं, हाँ, तो वहाँ से उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन जो बिग एमएनसी है उन वहाँ पे ये वाला रोल ज़्यादा प्ले नहीं करता कि तुम कौन से कॉलेज से हो, टॉप टियर कॉलेज से हो, किससे हो। वहाँ पे तुम्हारा नॉलेज मैटर करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यार लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हम सब देखते हैं यार, ऑनलाइन अभी कोडिंग राउंड वगैरह होते हैं, कितनी चीटिंग वगैरह होती है, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड ग्रुप, जिन बच्चों को पता नहीं है शायद कुछ आने वाले कुछ साल में आप सबको भी पता चल जाएगा कि कितनी चीटिंग वगैरह होती है। तो वहाँ पे लक का रोल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। हाँ, लेकिन अगर कोई सिर्फ चीटिंग के भरोसे ही जा रहा है, वो इंटरव्यू में फंस जाएगा, क्योंकि तुम इंटरव्यू में एट द एंड पकड़े ही जाओगे कि भाई तुम्हें कोई नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें उस बच्चे का लॉस हो जाता है कि भाई जिसने पढ़ा हुआ है और वो सिर्फ पहला राउंड ही इसलिए क्लियर नहीं कर पाएगी, किसी और ने चीटिंग करके वहाँ पहुँच गया। शायद ऐसा हो सकता है वो इंटरव्यू में जाता है, वो क्रैक कर लेता है इजीली। राइट। तो अच्छा, तो ये जो अभी रिसेशन वाला पीरियड है या फिर ये जो सैलरी गैप इतना बड़ा हो गया है, ये क्या मतलब ये कुछ 2-3 साल की बात है अभी की, या फिर आपको लगता है ये ऐसा ही चलेगा? यार अब तो ये पूरा चेंज ही हो गया है कि अब उतना मैटर नहीं करता तुम्हारा कॉलेज कौन सा है, तुम आईआईटी से हो, इससे हो। हाँ, स्टार्टिंग में मैटर कर सकता है कि जो तुम एज अ फ्रेशर मैटर कर सकता है, लेकिन एक बार तुम पास आउट हो गए ना, तो उसके बाद तुम्हारी कोई सीजीपीए पूछने वाला है ना, उसके बाद तुम्हें कोई कॉलेज पूछने वाला है। मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे ना ये आईआईटी के जो आईआईटी में जो आईआईटी जेई की जो कोचिंग है, उनके जो टीचर हैं उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हवा क्रिएट कर दिया है कि भाई आईआईटी है तभी कुछ होगा, नहीं है तो नहीं होगा। मैं तुम्हें सच बताऊं, जब तुम एज अ फ्रेशर मैटर करता है, एक बार तुम जॉब पे चले गए, उसके बाद तुम्हें ना तो तुम्हारा कॉलेज कोई पूछ रहा है ना तुम्हारा कोई सीजीपीए पूछ रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक रील देख रहा था एक क्रिएटर की, तो उसमें वो दिखा रहा था कि मेरे पास अभी भी गूगल का ऑफर है 8 करोड़ का, मैं कभी भी ज्वाइन कर सकता हूँ 1 हफ्ते के अंदर। अगर देखा होगा, बहुत लोगों ने देखी होगी रील। तो मैं देख रहा था कि यार बच्चों को किस तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है कि भाई आईआईटी है, इतना भी कुछ नहीं है भाई। सिर्फ एज अ फ्रेशर डिपेंड करता है कि तुम्हें तुम्हारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसके बाद तुम्हारे हाथ में तुम्हारा करियर कि तुम उसे कहाँ कौन सी ट्रेजेक्टरी देना चाहते हो, किधर जाना चाहते हो। उसके बाद कभी भी हायरिंग में तुमने ये नहीं पूछा जाएगा अच्छा तू आईआईटी से तेरे को ले लेता हूँ। फ्रेशर में मैटर करता, उसके बाद बिल्कुल मैटर नहीं करता। राइट। सो मैं ये जो स्टैट्स देख रहा था, प्लेसमेंट के स्टैट्स एंड ऑल, एंड शाउट आउट टू टाइम्स ऑफ इंडिया, ये उनका डेटा मैं कोट कर रहा हूँ। तो उनके हेडलाइंस में ये लिखा था कि 80% ऑफ इंडियन इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल ड्यू टू लैक ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजिकल स्किल्स। क्या लग रहा है, ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल सही है। मैं तो 80% भी वो कम ही कह रहा हूँ, मुझे तो उससे भी ज़्यादा लगता है। ओके। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट पढ़ते नहीं है कॉलेज में। 3 टाइप के स्टूडेंट देखता हूँ मैं जो कॉलेज में होते हैं। जब तुम एक बार इंजीनियरिंग डिग्री पास आउट कर दोगे, एक होगा अनएम्प्लॉयड, एक होगा अनएम्प्लॉयबल, जिसके पास स्किल्स ही नहीं है, ठीक है, तो उसे जॉब तो मिलने से रही। मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इसी उसमें आता है। एक होता है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड में वो स्टूडेंट आ जाता है यार उसके पास स्किल्स है लेकिन उसे अपनी स्किल्स के हिसाब से जॉब नहीं मिल पा रही है। एक तीसरी कैटेगरी होती है कि एक मुझे टर्म याद नहीं आ रहा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। हाँ, तो उसमें उस कैटेगरी के बच्चे हैं जिनके पास स्किल्स तो है, ठीक है, लेकिन उनको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जॉब नहीं मिली। उन्होंने जो जॉब मिली है उन्होंने पकड़ लिया। अक्सर हमने देखा कि भाई कोई बच्चा डिजर्व करता है कि वो बड़ी कंपनी में काम करे, नहीं है हालात, लक नहीं चला, तो उन्हें कोई छोटी मोटी जॉब से ही काम चलाना पड़ता है कि 10-15 हज़ार का की गई, घर का खर्चा चलाना है। जॉब वो भी कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जॉब कर रहे हैं जो उनकी स्किल्स को मैच ही नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। राइट। तो लाइक आपको क्या लगता है कि मतलब, क्योंकि पेरेंट्स भी परेशान है, बच्चे भी परेशान है कि यार हमने इतने लाखों भी उड़ा दिए, बिकॉज आप देखोगे ना, क्योंकि लाइक एक तो कंपनी बल्क हायरिंग करती थी, बट कॉलेज आज के टाइम में बल्क ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं बच्चों की। मतलब प्राइवेट कॉलेजेस ऐसी मतलब देयर आर 5 and thousands ऑफ स्टूडेंट जो एक बैच में है जो सिर्फ सीएसई ही पढ़ रहे हैं। तो अभी क्या मेरे को लग रहा है कि इंडियन पेरेंट्स का बच्चों का क्या विश्वास उठता जा रहा है एजुकेशन सिस्टम से? यार एजुकेशन सिस्टम से विश्वास तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं उठेगा, क्योंकि यार अभी हमारा देश उतना वो नहीं है, इतना डेवलप नहीं है कि हम बिल्कुल रिस्क लें हर फील्ड में, ठीक है। हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो हमारे जो ईजी पाथ होता है वो एजुकेशन ही होता है हर स्टूडेंट्स के लिए कि अगर तुम्हें अपनी फैमिली की कंडीशन वगैरह बदलनी है तो तुम एजुकेशन के थ्रू ही बदल सकते हो। राइट। अब पेरेंट्स का विश्वास तो नहीं जाएगा अभी इसके ऊपर, क्योंकि अब हम देखें तो बच्चे तो पेरेंट्स तो अपने नर्सरी एलकेजी यूकेजी के बच्चे को भी ट्यूशन भेजते हैं, देखा होगा। स्कूल खत्म, उसके बाद तुम्हें ट्यूशन जाना उस बच्चे को। अब नर्सरी एलकेजी यूकेजी बच्चे को नहीं है उतनी जरूरत। अब बच्चों को ये ध्यान देना है कि भाई जब तुम
इंजीनियरिंग कॉलेज में हो या किसी भी कॉलेज में हो, ठीक है, वहाँ पे अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। कॉलेज तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला, तुम किसी भी कॉलेज में चले जाओ, तुम इवन आईआईटी में भी चले जाओ, वहाँ पे तुम्हें एवरेज प्रोफेसर ही मिलेंगे। अपने के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना हासिल करना चाहते हैं, कितना ग्रोथ आप लेना चाहते हैं। मैं अभी मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो मैं देखता हूँ अभी कॉलेजेस में जाता रहता हूँ, विजिट करता रहता हूँ, नहीं है ऑडियंस ऐसी रहती है, मेरा डेड है, उन्हें पता नहीं उन्हें करना क्या है। बस वो बीटेक इसलिए कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने 11th कर ली ऐसी वो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं। अक्सर बच्चे की आंख तब खुलती है जब वो इंजीनियरिंग पास आउट हो जाता है कि अब मुझे क्या करियर लेना है। तभी आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट हर फील्ड में फैले हुए हैं। आप देखो इसके बाद बैंकिंग में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग और बैंकिंग में कोई रिलेशन ही नहीं है। तुमने क्या पढ़ा, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वही बच्चे एसएससी सीजीएल में जाएंगे, वही बच्चे कुछ बच्चे यूपीएससी में चले जाएंगे, ठीक है। और यही होता है कि भाई जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एक तो वो तो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि तुम कहीं और भी करियर बना सकते हो, लेकिन जो इंजीनियरिंग माइंडसेट हम लोगों का, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि भाई अपने जो 4 साल है उनको अच्छे से यूटिलाइज करो, वरना बाद में तुम्हें रिग्रेट होगा। और ऐसा भी होता है कि भाई जब तुम पास आउट हो जाओगे और बच्चों को पता नहीं चलता कि भाई जब तुम पास आउट होकर घर जाओगे ना, घर वाले इज्जत नहीं करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, कभी ऐसे नहीं बोलेंगे कि बेटा तू बेरोजगार है, कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके जेस्चर से, बात करने के तरीके से पता चल जाएगा कि भाई बेटा तू सही नहीं कर रहा है। और रिलेटिव तो तुम्हें डायरेक्ट हर्ट ही कर देंगे कुछ भी बोल के, ठीक है। वो अगर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, वो सिर्फ एक सवाल ही पूछ देंगे, बेटा जॉब लग गई, और उतने में ही तुम्हारा पूरा ईगो हर्ट हो जाएगा। सिर्फ इतना छोटा क्वेश्चन कि अगर कोई तुम्हें आके पूछ ले, तुम्हारा ईगो आराम से हर्ट हो जाएगा। राइट भैया, इट्स लाइक आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन ना, मैं लाइक रियली आपको उस टाइम पे वापस लेके जाना चाहता हूँ व्हेन आपका जब यूजी कॉलेज खत्म हो रहा था, बिकॉज यू आर फ्रॉम tier 3 कॉलेज, यू डिड योर यूजी फ्रॉम देयर। तो लाइक आपको क्या लगता है कि मतलब tier 3 आज की डेट में एज ऑफ 2024 नाउ, जो बच्चे अभी कॉलेज में जा रहे हैं जिनको एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, क्या उनको tier 3 कंसिडर करना चाहिए, या फिर लाइक आजकल ऐसे बहुत सारे you know there are options available जहाँ पे like their businesses are focused on upskilling the person, वो एक ऐसा environment provide कर रहे हैं कि upskill करेंगे, internship हम लगवाएंगे, आपने बहुत सारा sure देखा होगा। तो लाइक क्या करना चाहिए, मतलब क्या कॉलेजेस वर्थ इट है व्हेन इट कम्स टू लोअर टियर कॉलेजेस? मैं तो यही मानता हूँ कि अब कॉलेज उतना मैटर नहीं करता, तुम अपने पैसे बचा लो, ठीक है, जो भी कॉलेज मिल रहा कर लो। अगर तुम्हें सिर्फ एक डिग्री चाहिए, जो कॉलेज मिल रहा कर लो, ठीक, वहाँ पे जाके अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। क्योंकि जब तक तुम अपने स्किल्स के ऊपर काम नहीं करोगे, अब मैं तुम्हें दुनिया भर का इंफ्रास्ट्रक्चर ला के दे दूँ, भाई यहाँ अभी बादशाह आएगा, हनी सिंह आएंगे आप कॉलेज फेस्ट में, तो मतलब वो कोई रिलेशन ही नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई है उसका, ठीक है। उसके बदले में तुमसे 15-20 लाख रुपए तुमसे फीस लेना स्टार्ट कर दूँ, उसका कोई रिलेशन ही नहीं है। खर्चा क्यों बढ़ता है किसी कॉलेज का? देखो प्रोफेसर की सैलरी प्राइवेट कॉलेज में वही है जो 60-70 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है। अगर बढ़िया कॉलेज है वहाँ 1-1.5 लाख तक ही पहुँचती है। तो मेन खर्चा जा कहाँ रहा है? इन्हीं चीज़ पे जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा रहा है उसका पैसा स्टूडेंट से वसूलेंगे। तो आप उसकी जगह एक ऐसा कॉलेज सेलेक्ट करो जहाँ आप अपना काम कर सको, ठीक है, पढ़ाई कर सको। और हाँ, एक चीज़ और है, कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम ये भी देखो यार वहाँ का कॉलेज का मैनेजमेंट कैसा है। अक्सर मैक्सिमम कॉलेज जो मैंने इंडिया में देखे, वहाँ का मैनेजमेंट बिल्कुल बेकार होता है, रद्दी होता है। तुम्हें इतनी परमिशन लेनी पड़ती है हर एक छोटी चीज़ कराने के लिए। मतलब एक छोटा सा तुम्हें अगर इवेंट भी कराना है कॉलेज, कोडिंग इवेंट ही कराना है बच्चों के भलाई के लिए जो कॉलेज के हैं, उसके लिए इतनी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कोई बच्चा मोटिवेटेड भी हो ना वो इवेंट ऑर्गेनाइज कराने में, वो खुद डिमोटिवेट हो जाएगा कि भाई ये कहाँ फंस गया मैं। पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि तुम जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो, करो आराम से, वहाँ पैसा बचाओ और उसके ऊपर अपने स्किल्स के ऊपर काम करो। ऑफ कैंपस तुम्हारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। और अगर तुम्हें जिंदगी में कभी कॉन्फिडेंस चाहिए ना, तो कैंपस के भरोसे मत बैठो कि भाई कॉलेज में कंपनीज आएंगी तब मेरा प्लेसमेंट होगा, वरना तुम जिंदगी भर सेफ ही खेलते रहोगे। Got it. So what was your days looking like जब आपका यूजी जस्ट खत्म हुआ? तो आप क्या वो शिफ्ट कहाँ से आया कि यार अब गेट ही कर लेते हैं, लाइक कि प्लेसमेंट हो रहा था, नहीं हुआ था? थोड़ा ऑडियंस को वॉक थ्रू करो। देखो जब हम कॉलेज में होते ना, तो हमें ये कभी विश्वास ही नहीं होता कि हम कॉलेज को पास आउट भी करने वाले हैं। हमें लगता है यही जिंदगी है। हम कभी उसके बियॉन्ड सोच नहीं पाते कि 4 साल के बाद क्या होगा। अक्सर बच्चों के साथ यही होता है। और ये रियलाइजेशन अक्सर बच्चों को 3rd ईयर और फाइनल ईयर में आ जाता है कि भाई अब तो पास आउट होने वाला है। फर्स्ट या सेकंड ईयर वाले बच्चों को बहुत ही मुश्किल से ये रियलाइजेशन होगा कि भाई उन्हें कॉलेज पास आउट भी करना है। उन्हें लगता है कि यही जिंदगी है, यही ऐसी चलने वाला पूरी जिंदगी भर। लेकिन जब 3rd ईयर तुमने देखा होगा अपने सीनियर को या फिर तुम भी, कि अब स्टूडेंट थोड़ा सीरियस होना स्टार्ट हो जाता है कि यार अब घर जाना है, घर वालों को मुंह दिखाना है। तो वही सेम सीन मेरे साथ भी था। 3 साल मैंने कंप्लीट कर लिए थे, तो मेरा कोडिंग का कुछ कल्चर था नहीं, ना तो मैंने कोडिंग करी थी। और कॉलेज में कोई कोडिंग कल्चर ऐसा था नहीं। बच्चे करते थे, 4-5 बच्चे रहते थे पूरी क्लास में। वो हर कॉलेज में होता है कि 4-5 बच्चे कोडिंग करते हैं और बाकी बच्चों को अता पता होता नहीं है कुछ। तो उसी कैटेगरी में था कि मुझे कुछ अता पता था नहीं। तो उसके बाद जब मैंने 3 साल कंप्लीट हो गए, उसके बाद मुझे पता था यार मेरे को सिलेक्शन नहीं होने वाला। ना तो हमारी कॉलेज में सिर्फ एक कंपनी आई थी, विप्रो।
तो उसमें भी मैं बैठा नहीं, क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस था विप्रो में बैठने का। टीसीएस का मैं गया था ऑफ कैंपस ट्राई करने, मेरा ऑनलाइन फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था, सेकंड राउंड के लिए मेरे पास कॉन्फिडेंस था। वो इसलिए नहीं था कि भाई मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कुछ। तो उसके बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था वहाँ से कि भाई अब अगर मुझे यहाँ से बचना है हाँ। तो अब गेट ही एक ऑप्शन है। अब मैं बच्चों को यही करना चाहूँगा कि जो भी देख रहे हैं, तुम में से मैक्सिमम बच्चे मेरे जैसा लक लेके नहीं आओगे कि तुम 6 महीने तैयारी करो और तुम्हारी रैंक आ जाए। राइट। ठीक, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, ठीक है, लक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये मत करना कि तुम भी अब 3 साल आराम से मजे कर रहे हो उसके बाद स्टार्ट करो चीज़ों को करना। जितना लेट शुरू करोगे उतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो जितना जल्दी तुम स्टार्ट कर लोगे, 3rd ईयर में स्टार्ट कर लोगे पढ़ना, उतना सही है। 2nd ईयर में कर लोगे और अच्छा है कि तुम्हारा इंटर्नशिप वगैरह भी लग जाएगी। तो गेट के लिए मेरी जर्नी यही थी कि मेरे पास ऑप्शन ही थे, तो गेट ही एक ऑप्शन बचा हुआ था, इसलिए मुझे मजबूरी है गेट ही पढ़ना पड़ा। राइट। एंड वो तो क्रेजी फीलिंग होगी जब आपका वो क्रैक हो गया कि यार मतलब अब तो क्या प्रेशर रिलीज हुआ होगा। कैसा था, लाइक व्हाट वाज वो दिन बताओ आप मेरे को जब आपने देखा कि अरे क्या क्रेजी रिजल्ट है। अच्छा, तो रैंक तो पहले पता चल जाती है तुम्हारी कितनी रैंक आने वाली है, क्योंकि आंसर की वगैरह आ जाती है। हाँ। ठीक है, लेकिन जब मैं एग्जाम देके आया था तो उस टाइम में मुझे वो था कि यार मेरे नहीं आएगी रैंक, मैं सोच रहा 1,500-2,000 आएगी। एग्जाम देने के बाद फील नहीं आता था हाँ। कि नहीं हुआ अच्छा, हाँ, नहीं है ना, हुआ, और मेरे को भी फील आ रही थी। राइट। तो मैं तो बहुत दुखी था हाँ। एक हफ्ता हाँ। कि नहीं आया, क्योंकि उस टाइम से ज़्यादा आंसर की हाथ में थी ना, वो था क्वेश्चन पेपर हाथ में था। तो उसका आंसर की वगैरह रिलीज होती है, मैं मार्क्स वगैरह कैलकुलेट करता हूँ, तो 65-66 के अराउंड आते हैं मेरे, और उसमें रैंक दिखा रहा होता है कि भैया तुम्हारी 300 के अंडर आ जाएगी रैंक। तो मैं वहीं उसी टाइम खुश हो गया था। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो 202 रैंक आई। क्रेजी, लाइक आपकी जर्नी एट IIT गुवाहाटी भी काफी सही रही। यू वर एबल टू क्रैक द बिगेस्ट पैकेज ऑफ इंडिया इन 2021। अच्छा, डज दिस पैकेज रिमेन्स टिल द हाईएस्ट इन इंडिया, मतलब 2.05 CR जो है दैट इज द हाईएस्ट? यार 2021 में प्लेसमेंट था, उसके बाद शायद मुझे अभी कंफर्म नहीं है, आप लोग डेटा वगैरह चेक कर लेना, पर उसके बाद शायद रिसेशन वगैरह आ गया था, तो उसके बाद कंपनियों ने पैकेजेस लो डाउन कर लिए थे अपने, सारी कंपनीज ने। तो शायद मुझे अभी कंफर्म नहीं है। हाँ, HFT वगैरह ज़्यादा पे करती हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल की बात कर रहा हूँ। राइट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स पे अगर एक बार अपन डिस्कस करते हैं, आई नो आपसे क्वेश्चन मिलियंस ऑफ टाइम्स पूछ चुके हैं लोग, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ऑडियंस, क्या आप वो सेग्रीगेशन बताओगे कि 2.05 CR में से लाइक आपके पास कितना आ रहा था? क्योंकि इन जनरल लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 12 करते हैं और देखते हो अरे भाई ये तो बहुत अमीर है भाई। देखो, जब भी तुम्हारे पास कोई भी सैलरी वगैरह आती है तो वो काफ़ी कंपोनेंट में डिपेंड करता है। पहला तुम्हारा बेस सैलरी होगी जो तुम्हें मिलेगी, तो उसका रहेगा तुम्हारा 96 के अराउंड था वो। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है उसमें वन टाइम ज्वाइनिंग बोनस, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कितना है, पर वो 7-8 लाख के अराउंड होता है। और उसके बाद रीएलोकेशन बोनस भी मिलता है कुछ ऐसी 5 to 6 लाख रुपीज़। अब बाकी जो तुम्हारा 1 CR के अराउंड मान लो, यार 90-95 के अराउंड मान लो, तो वो हो जाता है तुम्हारा स्टॉक्स, जो तुम्हें कंपनी की ओर से स्टॉक्स मिलते हैं। अब वो तुम्हें एक बारी में नहीं मिलते, वो 4 साल के लिए मिलते हैं। अगर तुम 4 साल के लिए कंपनी में रहोगे तो तुम्हें वो मिल जाएंगे। अब वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है तुम्हें कितना मिलेगा। जैसे ऊबर में था तो 25% हर साल मिलता था, ओके। उसका 25% इस ईयर, 25 इस ईयर, 25 इस ईयर, 25 ईयर। अब उसके हिसाब से तुम सैलरी कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसमें सिर्फ इतना सिंपल कैलकुलेशन नहीं कि भाई तुमने सीधा 96 को डिवाइड बाय 12 करा, तुम्हारी उसमें आ गई। उसमें आप टैक्स कटेंगे, टैक्स तुम लगा सकते हो कि 30% के अराउंड तुम लगा सकते हो, तुम्हारा टैक्स जाएगा। क्रेजी, लाइक हाँ। 30%। हाँ, और जो तुम्हारे स्टॉक्स होंगे उसमें 40-42% ज़्यादा टैक्स, क्योंकि वो USA बेस्ड स्टॉक्स होते हैं, तो वहाँ वो सेल होते हैं, फिर वहाँ से टैक्स करता है, फिर यहाँ आता है, तो मतलब बहुत लंबा प्रोसेस बन जाता है। तो उसमें 40-42% तुम्हारे स्टॉक के पैसे ऐसे ही गए। मतलब मान लो अगर तुम्हें 40 स्टॉक मिलने वाले हैं तो आधे तो गवर्नमेंट ले गई। अरे यार। ठीक है। तो ये बहुत कॉमन है। तो बच्चों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि भाई अगर तुमको क्योंकि बहुत बच्चे फैसिनेट होते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट का CTC 50 लाख है, जब तुम देखोगे इंडियन 1 लाख आएगा, टैक्स वगैरह सब कुछ कटिए। और ये पैकेज डोमेस्टिक था, इंटरनेशनल था? ये इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल था। तो आप लाइक कहाँ पे थे, वेयर वर यू लाइक इनिशियली? मैंने 1 साल उसमें ये था कि 1 साल तुम्हें इंडिया में काम करना था, क्योंकि डायरेक्ट तुम्हें US नहीं भेज सकते, क्योंकि वो वीज़ा इशूज होते हैं उनके। ओके। तो 2-3 टाइप के वीज़ाज होते हैं। एक H1 होता है, तो वो लकी ड्रॉ टाइप का होता है कि जिसका निकल गया, लक बेस होता है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे, उसमें से कुछ रैंडम सेलेक्ट होंगे, उन्हीं को वीज़ा मिलेगा। तो ये लकी ड्रॉ में तो कंपनी बिजनेस से रहेगी किसी को। दूसरा होता है L1B। L1B में ये होता है कि तुम्हें 1 साल उसी कंपनी में वहाँ इंडिया में काम करना होता है, उसके बाद तुम्हें वीज़ा मिल जाता है US में वहाँ काम करने का। पर L1 के डिसएडवांटेज है तुम वहाँ जाके कंपनी स्विच नहीं कर सकते। ओह। हाँ, H1 में कर सकते हो, अच्छा। L1 में नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कंपनी के उससे जा रहे हो। पर L1 का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा स्मूथ होता है H1 के मुकाबले, क्योंकि यहाँ L1 में सब कुछ कंपनी हैंडल करके देगी तुम्हें। ओके।
और H1 के लिए आपको 1 साल इंडिया में काम करना है। L1 L1 के लिए, हाँ जी, L1 हाँ के जी। लिए, गॉट इट, H1 में बाकी नॉर्मल लोग जाते हैं। नॉर्मल लोग, हाँ गॉट इट। सो लाइक भैया आपने ये क्रेजी एस पैकेज क्रैक किया, बहुत अच्छी जर्नी रही होगी आई सपोज, बट लाइक वन थिंग दैट रिमेन्स कॉमन थ्रू आउट ऑल द कैंपसेस इन इंडिया इज वो पैकेज क्रैक करने के लिए वो डीएसए पे पकड़। क्यों लगता है आपको कि हर कंपनी आते ही डीएसए टेस्ट करती है? व्हाई डू यू थिंक इज द नॉर्म? बिकॉज मैं एक जो अभी पढ़ रहा था कि जो कंपनीज होती हैं दे स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑन स्टूडेंट्स जिनको वो हायर करती हैं टू टीच देम कि इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या है, क्या सिखाना उनको, क्योंकि दे आर नॉट रेडी। व्हाई डू यू थिंक डीएसए इज द थिंग जो कि हर बच्चे को आनी चाहिए फॉर प्लेसमेंट्स? ओके, देखो डीएसए अगर मैं पहले तो इन जनरल बच्चों को बता देता हूँ कि डीएसए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई लोग तुम्हें ये मिलेंगे वो कहेंगे डेवलपमेंट में डीएसए यूज़ नहीं होता। पहले मैं डीएसए की इन जनरल बात कर लेता हूँ। अगर 1 लाख बच्चे मुझे शॉर्ट लिस्ट करना है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा ना सबको कि वेबसाइट जाके बनाओ, राइट, तब मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर उनको चेक कौन करेगा, देखे कि कैसी वेबसाइट बनी है। 1 लाख बच्चों के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तब तुम देखते हो कि उसमें फिल्टर क्राइटेरिया हर कंपनी लगा देती है। पहले तो सीजीपीए का लगा देती है कि 1 लाख बच्चे हैं, वहाँ से छट के 50,000 बच गए, सीजीपीए से आधे बच्चे तो बाहर हो गए। उसके बाद कंपनी को चाहिए भाई अब कोडिंग राउंड करा दो डीएसए का, ताकि और ज़्यादा फिल्टर आउट हो जाए, ताकि वो बच्चा इंटरव्यू में आ सके। वहाँ से भी आधे से ज़्यादा बच्चे फिल्टर आउट हो जाते हैं। अब मुश्किल से 50-100 बच्चे बचते हैं। फिर वो इंटरव्यू में तुमसे डीएसए पूछते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है यहाँ से बच्चे चीटिंग, कंपनी भी बेवकूफ़ नहीं है ना, उन्हें भी पता है यहाँ से भी ये बच्चे डीएसए में चीटिंग करके यहाँ आए होंगे। तो आप देखते हो अक्सर की इंटरव्यू में डीएसए राउंड होता है। उसके बाद आपसे डेवलपमेंट वगैरह पूछते हैं। अगर आप बिग एमएनसी को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पे उतना मैटर नहीं करता आपका डेवलपमेंट कि आपने किस टाइप के प्रोजेक्ट बनाए हैं। हाँ, आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए जिसमें भी आपने बनाया, लेकिन वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि बिल्कुल एडवांस लेवल आपको सब कुछ प्रोजेक्ट के अंदर आता होगा, क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे वहाँ आप सीखोगे। जो बड़ी कंपनी है वो अफोर्ड कर सकती है आपको सिखाना। हाँ, स्टार्टअप वाला आपसे पहले दिन से काम कराना स्टार्ट करेगा, उससे चाहिए कि मुझसे वही स्टूडेंट चाहिए। अगर आपने वेब डेवलपमेंट किया तो वेब डेवलपमेंट की जॉब आपको देगा। लेकिन एमएनसी में ऐसा नहीं है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख के गए तो आपको डेटा इंजीनियरिंग का रूल में डाल सकता है। आप ब्लॉकचेन सीख के गए तो आपको मान लो किसी और रूल में डाल दिया, वहाँ वो कंपल्सन नहीं है। वहाँ सिर्फ ये है कि इस बच्चे का दिमाग चलता है, इसको मैं सिखा दूंगा, आराम से तैयार कर दूंगा। अब मैं आता हूँ कि भाई डीएसए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, अगर डीएसए सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ फिल्टर आउट करने के लिए है। कंपनी की जो कॉस्टिंग है, अगर जिस बच्चे को अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, मैक्सिमम काम हम क्या कर रहे हैं, हम ये तो कर रहे हैं। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? पैसा बचाना होता है। प्रॉफिट हाई, जितना पैसा कम यूज होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट उनको होगा। ठीक है, अब प्रॉफिट वो कहाँ बचा सकते हैं? जो हमारे कंप्यूटेशन वगैरह होते हैं, कैलकुलेशन वगैरह जो भी होती हैं, वो जितने कम टाइम पे होगी उतना उनके लिए सही है। जितना ऑप्टिमाइज या फिर जितना कम वो अपना डेटाबेस को यूज़ करेंगे, ठीक है, जितना कम स्पेस वो यूज़ करेंगे उतना बढ़िया उनके लिए होगा। वहाँ पे आपका डीएसए का नॉलेज आता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, वहाँ पे आपका डीएसए का एक्चुअल नॉलेज यूज़ होता है। फ्रेशर लेवल पे उस लेवल का नहीं आएगा, लेकिन जब आप सीनियर लेवल पे जाते जाओगे, ऊपर जाते रहोगे, आप अगर डेटाबेस को खोलना, कभी मोंगोडीबी वगैरह उसका आर्किटेक्चर वगैरह देखना कि इंटरनल वो कैसे काम कर रहा है, या फिर नोड.जेएस खोल देना, कोई भी खोल देना, उसका इंटरनल आर्किटेक्चर देखना। अब फ्यूचर में ये होगा कि भाई कोड तो अब चैटजीपीटी भी लिख दे रहा है, अब उसके बियॉन्ड कौन स्टूडेंट जाएगा? वही जाएगा ना जब जिसको इंटरनल चीज़ें पता होंगी। इंटरनल तभी पता होंगी जब तुम्हें डीएसए का नॉलेज होगा। तुम्हें डेवलपमेंट का नॉलेज तो होना ही चाहिए, और तुम्हें उसके साथ डीएसए का भी चाहिए कि तुम्हें इंटरनल उसकी वर्किंग कैसे काम कर रही है, कैसी चीज़ों को मैं ऑप्टिमाइज और कर सकता हूँ, इसलिए डीएसए नेसेसरी। गॉट इट, ग्रेट इनसाइट्स भैया। लाइक जो मैं देख रहा था लाइक थ्रू आउट योर जर्नी, एंड आई एम कमिंग टू डीएसए पार्ट ऑल्सो, बट लाइक व्हाट आई वाज गोइंग, जब मैं आपकी ऐसे जर्नी देख रहा था, so your journey shifted from a 2 CR package to selling 7,000 courses online. अच्छा, ये मोटिवेटिंग शिफ्ट कहाँ से आया कि यार मेरे को अब इस डोमेन में क्रैक किल करना है? मतलब एक डोमेन तो कर दिया मैंने, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ। आपको क्या लगता है ये शिफ्ट कहाँ से आया? क्या आपके अंदर व्हाट इज दैट फायर इनसाइड यू कि यार नहीं, हमें को ये एडटेक में एक डिसरप्शन लाना है? ओके, तो जब मैंने जॉब छोड़ी तो मेरा जो मेजर फोकस था वो स्टार्टअप पे था, जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। okay. अब वो एडटेक का नहीं है, पहले तो स्टार्टअप। okay. अब उसको फंडिंग के लिए अभी हम वो बूटस्ट्रैप चल रहा है, सारा खर्चा हमारी ओर से जा रहा है। अब टीचिंग मुझे अच्छा लगता है, मैंने पहले भी पढ़ाया। अब फ्री तो पिछले 1 साल से हम पूरा फ्री ही पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, अब हमें ज़रूरत होती है, टीम को खर्चा चलाने की ज़रूरत होती है। अब मैं ऊबर का टैग यूज़ नहीं करता अपने कोर्सेज बेचने के लिए कि भाई ये कंपनी है, मैं यहाँ काम करता हूँ, तुम मेरा कोर्स आके ले लो। मैं वो वाला काम करता ही नहीं हूँ। ठीक है, अब मैंने जो 1 साल जो मैंने प्रूव करा है कि भाई मैंने इतना कंटेंट आपको दे दिया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं ये वर्थ इट है कंटेंट आपके लिए, और मैं आपको और अपग्रेड कर सकता हूँ, तभी आप मेरे कोर्स में एनरोल करें, ना कि इसलिए करें कि मेरा 2 करोड़ का पैकेज लगा है और आपका भी लग जाए, क्योंकि वो एक झूठी होप देना है। मैं इस दुनिया में कोई भी इंसान किसी का पैकेज नहीं लगवा सकता।
ना 20 लाख की भी जॉब नहीं लगा सकता कोई किसी की, ठीक। एट द एंड बच्चे के ऊपर डिपेंड है। बस मैं आपको एक बेस्ट कंटेंट ला के दे सकता हूँ, और जो मेरा तरीका है, अगर आपको पसंद है तो आप उससे कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बस यही है मेरा तरीका। गॉट इट। तो ये जो कोर्सेज की आप प्राइसिंग डिसाइड करते थे, लाइक ये कैसे आप सोचते थे कि इतना रहेगा, इतना अच्छा, 1000 रहेगा? जो नॉर्मल मार्केट रेट चल रहे हैं, जो कंपटीशन है, उन्हीं के रेट उन्हीं के के अगल बगल। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस कर दोगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हाँ। बहुत लो लो कर दोगे तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है, राइट। ठीक है। यूडेमी कोर्स इसलिए स्टूडेंट सीरियसली नहीं लेते कि वो 400-500 में बिक रहे हैं। हाँ। अगर वही कोर्स अगर वो 2-2.5 लाख के कर दे कोई, आपने देखा होगा बहुत अटैक है, हाँ, जो 2-2.5 लाख के कोर्स है, बेस कोर्स तो सेम ही रहता है। मैं तो यही कहूंगा कि भाई 2-2.5 लाख के कोर्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला उसमें, क्योंकि उसमें अंदर का स्कैम बताता हूँ, स्कैम नहीं बोलूंगा मैं, उसमें अंदर की चीजें बताता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ वो आपको ये दिखाएंगे कि ये बंदा गूगल में काम करता है, ये आपको आके पढ़ाने वाला है। अब आप खुद सोचो, कोई बंदा सुबह 9 बजे से 5 बजे तक जॉब करा उसने, अब शाम को तुम्हें पढ़ाएगा, क्या वो अपना 100% दे सकता है? बिल्कुल नहीं। अब टीचिंग ऐसा नहीं है ना यार कि वो है कि तुम्हें आता है तुम आगे पढ़ा दो, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए पहले प्रॉपर प्रैक्टिस ही है, 3-4 घंटे। अगर मैं 1 घंटा भी कोई लेक्चर लूंगा ना किसी के लिए, तो उससे पहले 3-4 घंटे मुझे वो करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो कोई 8 घंटे जॉब कर रहा है, क्या वो 4 घंटे प्रिपेयर करेगा फिर जाके तुम्हें पढ़ाएगा? लग रहा है। और 8 घंटे तो मैं नॉर्मली मान लो कि 9 से 5 उसने सिर्फ वही उसका टाइम लगा, जबकि ऑफिस में ऐसा नहीं होता। तो बच्चों को ना इससे बचना चाहिए कि भाई ये इस कंपनी में काम करते हैं तो मैं जाके पढ़ लेता हूँ, इसलिए बेस्ट होंगे, ये कंपनी में काम कर रहे हैं, बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होंगे अपने कोर्स में, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें ज़रूरत है कि भाई जो डेडिकेटली पढ़ा रहा है उनसे पढ़ो, मैं तो यही मानता हूँ। क्योंकि एक सिंपल से कैलकुलेशन अगर मैं आपको करके बताऊँ, मैं आपको बोलूँगा 3+4 कितना होता है? 7 होता है। मैं बोलूँगा एक छोटा बच्चा है 3 साल का, उसको सिखाओ। अब सोचना पड़ेगा ना उसको कैसे सिखाऊँ, उसे तो आता नहीं एडिशन करना, है ना, उसे तो सिर्फ काउंटिंग आती है 1 2 3। तो आप क्या करोगे? अब आपको यहाँ पे सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं उसको 3 ये डंडे बनवाऊंगा, फिर 4 डंडे बनवाऊंगा, बोलूंगा इनको एक एक करके कैलकुलेट कर, है ना। तो यहाँ पे सोचना पड़ रहा है। तो वही सोचना एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत है। नॉलेज होगा किसी को बहुत अच्छा, बहुत तगड़ा नॉलेज होगा, लेकिन उसको स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक डाउन करना, उस लेवल पे लेके जाना कि भाई जहाँ से वो सोच पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही टीचर का रोल है। लाइक मेरा जो करंट मेरे को ऐसा लगा स्टेटस है एडटेक का, मेरे को लगता है कि ये जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है ना, दिस इज सो फुल ऑफ पोटेंशियल स्कैम्स आउट देयर कि कोर्सेज बेच देंगे किसी एक प्रॉमिस को लेके, फिर या तो वो प्रॉमिस ही नहीं होता है या वो चीज़ें ही नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, जो कोर्स स्ट्रक्चर बताते हैं वो पढ़ाते नहीं है। कितने स्कैम्स चल रहे हैं, बिकॉज एक ये 1 टाइम पेमेंट होता है स्टूडेंट का, वो तो होप से आता है कि यू नो करते हैं। एंड एक तो इस पे मैं आपकी इंसाइट्स जानना चाहता हूँ, दूसरा ऑल्सो ये कि क्या आपको लगता है कि आपका एक IITian टैग है तो वो हेल्प करता है काफी कोर्स बेचने के लिए? देखो, अब मैटर नहीं करता, तुम फर्स्ट टाइम बेच सकते हो अपनी क्रेडिबिलिटी पे, बार बार नहीं बेच सकते। उसके बाद तुम्हारा कंटेंट पे अगर दम होगा तो तभी बिकेगा कोर्स। मैंने उसको पहले मेंशन कर दिया था। मैं कभी कोई भी कोर्स लॉन्च हो, कभी कुछ हो, अगर मेरा जो सेकंड चैनल है कोडर आर्मी, वहाँ तो मैंने मेंशन नहीं किया कि मैं ऊबर में काम करता हूँ, ना मैंने कभी ये बोला कि भाई मैं 2 करोड़ का पैकेज है इसलिए मुझसे पढ़ लो, क्योंकि नहीं देखते बच्चे। तुम किसी को अगर कोई कितना भी बड़ा अचीव कर ले, तुम उसे तभी सुनोगे, 1 बार सुन लोगे, 2 बार सुन लोगे, 3 बार सुन लोगे, लेकिन अगर वो इनसेंसिबल बातें करेगा तुम बार बार सुनने नहीं जाओगे। तुम तभी जाओगे अगर वो तुम्हें तुम्हारे टाइम की वैल्यू कर रहा है। जो टाइम पे अगर तुम किसी को 10-15 मिनट अपने दे रहे हो, ठीक है, उसमें अगर उसने तुम्हारा वैल्यू एडिशन किया है, तुम तभी उसे बार बार देखोगे। तो वो वाला मैटर अब चला गया कि भाई अब, क्योंकि यार इंजीनियरिंग में ना जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं। 11th 12th तक ये काम चलता है कि भाई IIT है, ऐसा है वैसा है, तुम भेज दो, उसके बाद नहीं कर सकता कोई। और आपने देखा भी होगा कि अगर मैं अक्सर जो भी अब टेक में यूट्यूबर हैं, कितने हैं जिनके IITian रियली आपको दिखेंगे? 10 में से 1-2 होंगे। नहीं है। तो इसमें मैटर ही नहीं करता कि तुम्हारा IITian है या नहीं है। उल्टा तो लोग छुपाते ही हैं कि हम IITian है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये इनका तो हो ही जाना था प्लेसमेंट, ये नहीं भी मेहनत करते। ये इसका डिसएडवांटेज होता है कि भाई तुम तो कॉलेज में थे, तुम्हारा तो होना ही था। ये वाला डिसएडवांटेज आ जाता है। हाँ, क्योंकि सेंस ऑफ कुछ कनेक्टिविटी नहीं है ना। क्योंकि सपोज शाहरुख खान भी अगर ऐड कुछ करेगा किसी चीज का, कि तो मैं सोचूंगा यार तो शाहरुख खान है, इस पे तो अच्छी लगेगी ये चीज यार, बट क्या हम नॉर्मल आदमी पे सूट करेगा ये? गॉड यार, आपका पॉइंट बिल्कुल सेंस बनाता है। एक अभी जो अपन डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग कि कैसे रोल्स पे काम करना चाहिए किसी एक SD को, लेट्स से फॉर एग्जांपल, व्हाट डू यू थिंक कि अगर एक इंसान के पास 2 अपॉर्चुनिटी है, टू वर्क फॉर अ MNC जहाँ पे हायरार्की सिस्टम है, जहाँ पे जो काम होता है वो करना होता है, वेयर एज जॉइनिंग एज अ स्टार्टअप, हाँ, जॉइनिंग अ स्टार्टअप वेयर यू आर जॉइनिंग देम एज अ फाउंडर इंजीनियर। अच्छा।
तो नॉट इवन फाउंडर इंजीनियर बट एक अर्ली स्टार्टअप है जहाँ पे बहुत लिमिटेड टीम है, काफी ज्यादा चीजें संभालनी होगी। हो सकता है एमएनसी में पैसा ज्यादा हो सकता है नहीं, हो गई। एंड स्टार्टअप्स में पे कम होगा बट लाइक द कर्व ऑफ लर्निंग वो बहुत ज्यादा है। तो ओवर द कोर्स ऑफ 4-5 years उसमें ज्यादा अपस्किल होगा इंसान। तो कैसे चूज करें इन दोनों पाथ्स के बीच में? मैं तो अक्सर बच्चों को यही बोलूंगा कि अगर तुम्हें ये है, अगर तुम रिस्क ले सकते हो तो स्टार्टअप ज्वाइन करो। और स्टार्टअप भी तभी ज्वाइन करना कि अगर तुम्हें स्टॉक्स वगैरह दे रहे हैं अच्छे खासे, कि भैया तुम कम सैलरी 1/3 या 1/4 होती है जो एमएनसी वाले स्टूडेंट को मिलती है। एटलीस्ट अगर तुम अपना करियर वहाँ दाव पे लगा रहे हो, ठीक है, वहाँ जा रहे हो, तुम सीख रहे हो, वो तो बढ़िया बात है कि हाँ वहाँ लर्निंग बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ तुम्हें हैंडल करना वहाँ, ठीक है, A to Z। एमएनसी भी होता है कि भैया पूरा एक स्ट्रक्चर बना होता है कि तुम्हारा इतना काम है, इतना ही रोल है। वहाँ पे कोई रोल फिक्स नहीं है, तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे टास्क पे खुद काम करना पड़ेगा, खुद ओनरशिप लेनी पड़ेगी हर टास्क की कि भाई ये मैं करके दूंगा, डिलीवर करके दूंगा। अब ये है कि भाई कई बच्चों के लिए वो बन जाता है, हेक्टिक बन जाता है स्टार्टअप, काफ़ी टॉक्सिक भी बोलते हैं कुछ लोग। तो तुम तभी ज्वाइन करना अगर तुम्हें वो स्टॉक्स वगैरह अच्छे खासे दे रहे हैं कि भाई उन्होंने तुम्हें स्टॉक्स दिए। और शायद स्टार्टअप का ये है ना कि भाई स्टार्टअप की वैल्यू अगर उसको फंडिंग वगैरह मिल गई, तुम्हें पैसा तो मिला एट द एंड। अब लास्ट में ऐसा ना हो कि भाई तुमने सिर्फ 3-4 साल काम ही काम किया है, सैलरी तुम्हारी वही थी 30-35 हज़ार और तुमने कुछ करा भी नहीं। वहीं अगर मैं एक एमएनसी वाले बंदे की बात करूँ, अगर दोनों को मैं कंपेयर करूँ, इस बच्चे के पास स्टॉक्स वगैरह कुछ था भी नहीं, ठीक है, इसके पास सैलरी भी बढ़िया है। अब 3-4 साल में ये भी अच्छा खासा सीख जाएगा। ऐसा हो सकता है कि 10-15% का फर्क आ सकता है, लेकिन इसके पास वो नॉलेज होगा कि इसको पता है कि स्केलेबिलिटी में कैसे काम करते हैं, ठीक है। ये कभी स्केलेबिलिटी में काम नहीं कर पाएगा क्योंकि स्टार्टअप में तुम बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हें अननोन रहती हैं। यहाँ इसको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही होगी। तो जो ये इंसान है, इसके पास सैलरी भी बढ़िया थी, सब कुछ बढ़िया था। इसके पास ये है कि अगर इसको स्टॉक्स मिल रहे हैं, देखो एट द एंड पैसा ही मैटर करता है, स्टॉक्स मैटर कर रहा है। अगर स्टॉक्स है तुम्हारे पास अच्छा खासा, ठीक है, और फंडिंग वगैरह मिल गई तो शायद क्या था तुम 3-4 साल में रिटायर कर जाओ। क्रेजी। तो लाइक आपका भी यही मोटिवेशन था इन स्विचिंग कि यार अभी खुद का स्टार्टअप करना है? बिकॉज आप आई थिंक इफ आई एम करेक्ट टेल माय कि ये आपने 1 साल भी डिडंट स्टे एट उबर, तो क्या रीजन था, मतलब क्यों इतनी जल्दी यू लेफ्ट? देखो मेरा ये था कि पहले मुझे घर बनाना था, तो घर मेरा बन गया था क्योंकि सैलरी ठीक ठाक थी, और उसके बाद यूट्यूब भी चल ही रहा था। उसके बाद मेरा ये था यार कि स्टार्ट तो करना ही था मुझे, तो मैंने बोला क्यों ना अभी किया जाए, क्योंकि अगर मैं 4-5 साल बाद करता इरेलीवेंट हो जाता। पहले यूट्यूब में लोग भूल जाते हैं, 4-5 साल में हर किसी यूट्यूबर को भूल ही जाते हैं, तो वो वाला रिस्क नहीं चाहिए था मुझे, ठीक। अभी मैं वो रिस्क ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर अभी मैं कोई जॉब नहीं कर रहा हूँ तो यूट्यूब से मेरी अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी, कोर्सेज से हो जाएगी, इन सब से हो जाएगी, और मैं अपने जो स्टार्टअप है उसको फंडिंग ईजिली कर सकता हूँ। तो ये डिसीजन था। अगर मैं आज से 4-5 साल बाद करता, हाँ मेरे पास पैसा होता, सब कुछ होता, लेकिन उसके बाद मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैंने बताया था ना कि जब इंसान 30 से चले जाता है रिस्क थोड़ा कम लेता है इंसान, क्योंकि शादी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो हम उसके बाद ये नहीं कर पाओगे कि भाई मैं जॉब छोड़ के अब मैं स्टार्टअप करूँगा, तो भाई घर का खर्चा कौन चलाएगा, बच्चों की स्कूल की फीस कौन देगा। अब हमने तो पता ही है भाई एक नॉर्मल फीस अब एक बच्चे के लिए तो 10,000 रुपये फीस होती है अब नर्सरी के बच्चे की ना, तो वो रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। तो मैंने कहा अभी ले लेते, रिस्क नहीं हुआ दोबारा ज्वाइन कर लेंगे किसी और कंपनी को। हाँ लाइक काफी सही पोर्टफोलियो आपका, तो अगेन उसमें दिक्कत कभी नहीं आएगी। ग्रेट। मतलब हम ऐसा गेम खेल सकते हैं कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, रिस्क हाई है पर रिवॉर्ड भी हाई है अगर चलिए तो। नहीं हुआ तो ऑप्शन तो है ही ना अपने पास दोबारा इंडस्ट्री में। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ ऐसे ही फील्ड में काम कर रहा हूँ कि जहाँ टेक का कुछ काम ही नहीं है ना। स्टार्टअप में हम टेक पे काम कर रहे हैं, कोर्स भी हम टेक ही बढ़ा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं, तो ये नहीं कि मेरा टच चला गया उससे, अभी हम उसमें प्रॉपर टच में ही है। नहीं चला, चले जाएंगे दोबारा काम करने और सीख के आएंगे, फिर क्या पता फ्यूचर में दोबारा रिस्क लें। तो आप कह रहे हो जो टेकी रोहित उबर में था वही अभी भी है, राइट? तो अब मैं तो जो मेरे को जो मैं बहुत ज्यादा इंट्रीग्ड हूँ जो क्वेश्चन पूछने के, एक क्वेश्चन इसमें ऐड करूंगा। जैसे अपने स्टार्टअप में तुम काम करते हो ना, अक्सर पहले जब मैं मुझे लगता था, जब मैं किसी कंपनी में काम करता था तो मुझे लगता है यार मैनेजर के मजे हैं, ये तो काम ही नहीं करते, ठीक है। सबको लगता होगा भाई बहुत हेक्टिक जॉब है, बहुत ही हेक्टिक जॉब है, क्योंकि जब मैं खुद का स्टार्टअप कर रहा हूँ तो मुझे पता है भाई लोगों को मैनेज करना ना सच में बहुत हेक्टिक वाला काम है, दूसरे काम करवाना। अब वो जब काम नहीं करते और फिर गुस्सा ना करना, ठीक है, खुद को काम डाउन करना, क्योंकि तुम्हारी जेब से पैसे जा रहे हैं, कि पैसे तो मेरी जेब से जा रहे हैं, और कोई काम करके ना दे, कोई बहाना बना दे, क्योंकि बहाने तो हम भी बनाते थे। कोई कहता था, अक्सर लोग बहाना बना देते हैं कि भाई मेरा दादा मर गया, मेरी दादी मर गई, इसलिए काम नहीं हुआ, ठीक है। अब ये बहाने तो हम भी बना चुके हैं, गुस्सा तुम्हें आता है। तो मैनेजर रोल इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट लगता है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दूसरों से काम निकलवाना, आराम से काम निकलवाना, और इसलिए मुझे लगता है कि मैं उबर छोड़ने के बाद मेरी लर्निंग ज़्यादा तेज हुई है, बहुत सारी चीज़ें।
टेक में तो है ही, लेकिन जो मेरी पीपल लोगों को कैसे मैनेज करना है, कैसे बातें करनी है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। ऑर्गेनाइजिंग अ टीम कैसे मैनेज कर रहे हो? अभी आप कितनी बड़ी टीम मैनेज कर रहे हो फॉर द हमारा टीम 12 से 13 लोगों की है। ओके। पर 12 से 13 लोगों को मैनेज करना बहुत ही हेक्टिक वाला काम है, क्योंकि अभी हमारा कोई प्रॉपर वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है कि भैया ये रूल होंगे कंपनीज के, ऐसे ऐसे करके चीज़ों को फॉलो करना है। अभी सिर्फ बेसिक टास्क ये रहता है कि टास्क दिया उसको कंप्लीट करना है, ठीक है, बस ये टास्क रहता है। और उसमें जब वो कंप्लीट ही नहीं होता तो हमें गुस्सा आता है। तो वो कैसे टैकल करते हो? फिर फिर लोग कहते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि जो स्टार्टअप का कल्चर होता है काफी टॉक्सिक होता है। हाँ। फिर वो टॉक्सिक बन जाता है, क्योंकि जब पैसे तुम्हारी जेब से आते हैं ना तो ऑटोमेटिकली टॉक्सिक बन जाता है। हाँ, अगर तुम्हें फंडिंग वगैरह मिलती है तब तुम रिलैक्स हो जाती है कि चलो मेरा पैसा नहीं जा रहा है, फाउंडर भी पैसा बना रहा है जिसने स्टार्ट किया। लेकिन जब तुम्हारी जेब से पैसा जाता है, जिसकी जेब से पैसा जाएगा, तुम खुद सोचो यार, तुम्हें मान लो जो भी व्यूअर वीडियो देख रहे हैं, तुम्हें वीडियो एडिट करानी है और तुम्हें किसी एडिटर को 5,000 रुपये देने हैं और तुमने दे दिए। अब वो अगर काम ना करे, उसने ऐसा रद्दी काम करके दिया है, तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? अब तुम्हें पता है कि तुम्हें इसको अगली बार भी 5,000 रुपये देने हैं, ठीक है, तो गुस्सा आता है कि भाई पैसे तुम्हारी जेब से जा रहे हैं। और अब तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम अगर स्टार्ट करो यूट्यूब को, तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारी वीडियो तो चलनी भी नहीं है अभी, है ना। अब तुम्हें तुम्हारा गुस्सा और डबल होगा। समझ रहे हो इसको? अगर मैं स्टार्टअप के जैसे एक तरीके से लूँ, तो उसको कंट्रोल करना, उन फीलिंग को कंट्रोल करना, अब तो मैं काफी हद तक कर लेता हूँ, ये नहीं कि नहीं करता, क्योंकि मैंने फायरिंग भी करे, लोगों को हटाया भी है ना, क्योंकि एग्जांपल सेट करना पड़ता है। देखा होगा कि स्टार्टअप में टॉक्सिक कल्चर बिल्कुल फॉलो होता है, ये होता है, तभी होते हैं ये। वो किताबी वाली बातों से मत जाना कि भाई लोग प्यार से काम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग कर लेते होंगे, पर मैक्सिमम लोग एफर्ट नहीं डालते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कम लोग देखे हैं। जो मेरी 12-13 लोगों की टीम है, उसमें मुझे 3 लोग ही सही लगते हैं जो टाइम पर पूरा काम कंप्लीट करके दे देते हैं, जिन पे मुझे आंख बंद करके भरोसा है, ठीक है, कि वो कर देंगे। तो वो नहीं होता कि तुम सुकून की नींद के है, पीछे कोई है, तो वो लोग ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। और ये जो आपके टीम में लोग हैं, ये प्रोफेशनल्स है फुल टाइम, या फिर कॉलेज के बच्चे हैं, या जस्ट पास आउट करें? ये है जो कॉलेज के पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जस्ट अभी पास आउट। और कुछ लोग इसको पैरेलल में भी कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी एमएनसी ज्वाइन करी हुई है, पैरेलल में वो ये काम भी करते हैं, साइड हसल। ओके, गॉट इट। तो लाइक भैया, आई एम रियली इंट्रिग्ड अबाउट दिस फैक्ट कि यार आपका डे टू डे लाइफ में कितना शिफ्ट आया है। लेट्स से जब आप उबर ज्वाइन किए, जब आपका चल रहा था काम, क्या आप करते थे? लाइक आपके डेस्क पे क्या क्या टास्क रहते थे, और अभी क्या क्या रहता है आपका टास्क? देखो, वहाँ पे तो सिंपल रहता था कि वहाँ पे तुम्हें टास्क असाइन हो जाते हैं, वो ऑनलाइन ही रहता है सब कुछ। जीरा एक टिकट होता है, उसमें तुम्हें टास्क असाइन हो जाते हैं, उस पर डेडलाइन रहती है, तुम्हें ये काम तब तक कंप्लीट करना है, और उसमें इतना हेक्टिक नहीं होता, नहीं भी हुआ कुछ नहीं कहते, ठीक है, एज अ फ्रेशर। लेकिन यहाँ पे जब अपने उसमें आता है तो सब कुछ खुद से हैंडल करना पड़ता है, पूरी टीम को। तो पहले तो खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। मैंने अभी रिसेंटली फिटनेस पे गया हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ पूरी बहुत ज़्यादा ख़राब कर ली थी। तो मैंने 8 kg के अराउंड वेट लॉस किया है पिछले 3-4 मंथ में। तो 2-2.5 घंटे में मेरे जिम में निकल जाते हैं। और मैं सबको यही कहूँगा कि जिम में रहो, या फिर कुछ तुम्हारे पास कुछ फिटनेस एक्टिविटी होनी चाहिए जो तुम्हें पुश करे, क्योंकि तुम्हारी लाइफ काफ़ी मोनोटोनस हो जाएगी काम 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 करके। और जो भी इंजीनियर है उनका मैक्सिमम जो टाइम बीतता है, ये तो बेड में बीतेगा ऐसे लैपटॉप चलाते हुए, या कुर्सी में ऐसे झुकते हुए बीतेगा। तो एक होना चाहिए टास्क। और ऑफिस में तुम्हारे पास खाने के लिए भी 100 चीज़ें होंगी, फ्री का राशन, तो एक वो खराब हैबिट बन जाती है इन जनरल। तो एक जो मेरा शेड्यूल है उसमें, तो एक तो मैं ये करता हूँ कि अपना वो। सेकंड, मैं जो हमारी टीम है, ठीक है, उनसे वीकली बात कर ली, डेली तो बात नहीं हो पाती। हाँ, कोई टास्क है तो मैं मैसेज वगैरह डाल देता हूँ कि भाई ये टास्क है। उसके बाद मेरा यूट्यूब रहता है कि भाई वहाँ वीडियोस डालनी है, तो वहाँ पे मुझे बहुत टाइम लगता है कि भाई 3 से 4 घंटे लेक्चर को प्रिपेयर करने में, फिर 1 से 2 घंटे शूट करने में। अब शूट करने में बहुत कई बार दिक्कतें आ जाती हैं कि ऑडियो नहीं आया, कभी वीडियो नहीं चली, कभी मैं खुद ब्लर हो गया, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, कभी लाइट भाग गई, कभी AC नहीं चला। ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि जब तुम लेक्चर शूट करते हो ना, तो वहाँ पे तुम्हें प्रॉपर लाइटिंग वगैरह चाहिए होती है। और फिर कोई आगे कमेंट कर देता है पंखा खोल दे। क्योंकि इंसान, अगर तुम देखोगे ना मेरे पढ़ाई वाले में, तो उसमें स्वेटिंग वगैरह हो जाती है, वो बहुत कॉमन है। AC चल रहा है, पंखा नहीं खोल सकते क्योंकि माइक में आवाज आएगी, है ना। अब लोग समझते नहीं है, बच्चे समझते नहीं है कि भाई क्यों नहीं खोला है। मुझे तो मजा तो आता नहीं है ना कि मैं पसीने में भीगूं तब जाके तुम्हें पढ़ाऊं, मुझे भी तकलीफ ही हो रही है। अब स्ट्रगल किसी का भी हो ना, मैं नहीं कर रहा, सिर्फ मेरा स्ट्रगल है, बहुत लोगों का स्ट्रगल, हर कोई इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है। कोई 20,000 रुपये कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोई 2 लाख, कोई 2 करोड़, सबका अलग अलग रेंज के हिसाब से अपना अपना है। तो मेरा दिन ऐसे ही बीतता है। फिर मैं खाने पे थोड़ा ध्यान देता हूँ कि मैं ज़्यादा ना खाऊँ, 2 टाइम का ही खाना मैं प्रेफर करता हूँ,
कि मैं हेल्दी रहूँ। फिर ये टास्क रहते हैं, फिर देखना पड़ता है कि इस महीने का खर्चा कितना जाने वाला है, क्योंकि सैलरी देनी है। हाँ ठीक है, तो उसके हिसाब से पूरा रेवेन्यू वगैरह देखना पड़ता है कि इस महीने हम कितनी स्पॉन्सरशिप उठा सकते हैं। ठीक, स्पॉन्सर रहते हैं मेरे पास हमेशा ही, तो हम उतने ही उठाते हैं कि जितना हमारे जो बिल्स हैं वो पे हो जाए, बस उतना ही उठाते हैं। और फिर बाकी अभी हमने जो मैंने आपको बताया कि 1 साल बाद हमने कोर्स लॉन्च किया। पिछले 1 साल से हमने कोई कोर्स वगैरह नहीं चलाया था, सब फ्री में पढ़ाया। तो अब जब कोर्स लॉन्च हो जाता है उसके बाद तुम्हारा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है कि हाँ अब तुम्हारे पास पैसे हैं, बैकअप है, तुम थोड़ा और रिस्क अब और ले सकते हो। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन बीतता है। तो मैं सुबह, अब मेरा शेड्यूल कोई फिक्स नहीं है, कभी मेरा शेड्यूल मॉर्निंग का हो जाता है कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा और रात 10-11 बजे तक अपना पूरा टास्क। कभी उल्टा हो जाता है कि मैं शाम को 4 बजे उठता हूँ और फिर वो पूरा साइकिल चलता है और नेक्स्ट डे 8 बजे सोता हूँ। तो कभी उल्टा भी शेड्यूल हो जाता है। तो इस शेड्यूल का कुछ फिक्स नहीं है इसमें, क्योंकि खुद की जिम्मेदारी खुद के ऊपर है। बिल्कुल यही है। आई थिंक आप रिलेट करोगे, जो ऑडियंस देख रही है वो भी ये रिलेट करेगी, क्योंकि जब लोग कहते हैं ना कि मैं मेरा स्टार्टअप कर रहा हूँ या मैं मेरा बिजनेस कर रहा हूँ, तो लोग ऐसा सोसाइटी में ऐसा कूल है कि अरे यार ये 9 to 5 नहीं कर रहा है यार, ये बंदा है यार। बट मेरे का जो क्वेश्चन है वो ये है कि like genuinely the thing that is really heavy to digest is like कि जब सैलरी लेने की बात आती है तब सब खड़े हैं, बट जब देने का समय आता है ना तब फटती है लोगों की। तो वो आपका सैलरी लेने से देने तक का सफर जो है, लाइक वो कैसा है अभी, लाइक यार वो बहुत टफ होता है सैलरी देना। ठीक है, देखो सैलरी तुम्हें देनी है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती किसी का हक मार लें। अब ऐसा भी होता है ना, कई लोग हमको देखे या मुझे देखे ये भी बोलते थे कि भैया हम आपको फ्री में ज्वाइन कर लेंगे, हम फ्री में वर्क कर लेंगे। मैं हर किसी को ये बोलता हूँ, अपना जो फ्री वाला काम है कभी किसी को मत परोसो, कोई तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। अगर तुम ही आओगे कल मेरे पास कि मैं तुम्हारे फ्री में काम करूंगा, तब मैं बोलूँगा फ्री का काम ऐसे ही देगा, फिर करके फ्री वाले काम देगा, है ना। तुम एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, बार तो नहीं करोगे। ठीक, तो सैलरी देना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सैलरी ऐसे दोगी भाई जिसको तुम दे पाओ बार, और इंसान के साथ पहले क्लियर रखो भाई यही सैलरी मिलेगी तुम्हें, है ना। तो एक सैलरी पे पहले हो जाता है डिस्कशन कि ये सैलरी होने वाली, तभी ज्वाइन करना जब तुम्हें यही मिलेगी। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि भाई ये सैलरी डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, यहाँ पे ऐसा कुछ मैं झूठी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं देने वाला। ठीक, अब सैलरी लेने में तो बहुत ही आराम लगता था कि भैया मंथली सैलरी आ रही है, चिल रहो। आज तो 1 तारीख हो गई है, 1 तारीख तो सॉर्टेड है। अब ये रहता है कि भैया इसमें उल्टा हो जाता है कि सैलरी देनी है, बिल पे करने। तो अभी तक ऐसा हो जाता है कि यार भगवान की दया से कि कभी मुझे ऐसा नहीं होना पड़ा कि जो मेरी सेविंग है उसमें मुझे हाथ लगाना पड़े, क्योंकि जो मैंने ओवर से सेविंग वगैरह करी थी, स्टॉक वगैरह खरीदे थे और भी जगह इन्वेस्टमेंट थी, वो मैंने कभी तक तोड़ी नहीं। तो पिछले 1 साल में मुझे भी लगता था कि यार भगवान होते नहीं होते, पर पिछले 1 साल में मुझे विश्वास हो गया भगवान होते हैं। कई बार ऐसा होता था कि मेरा बिल्कुल पैसे नहीं है, ठीक है, कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी कैसे देनी है। फिर अचानक से ब्रांड डील वगैरह आती थी और तगड़ी तो उनसे हो जाता था, क्योंकि अभी ऐसा कि मार्केट जैसे रिसेशन चल रहा है तो ब्रांड कभी आते हैं, कभी नहीं आते, कभी आते, कभी नहीं आते। तो जब भी ऐसा होता है कि भाई ब्रांड का सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं ज्यादा ब्रांड के साथ काम भी नहीं करता। 2-3 ब्रांड है, सिलेक्टिव ब्रांड एरिया, तो उनसे डील वगैरह आ जाती है, तो अच्छी खासी डील दे देते हैं, तो सैलरी हमारी चली जाती है बच्चों लोगों पे आराम से। ग्रेट। तो अपन ने लाइक आई थिंक अपन ने सारे टॉपिक्स टच करे। वी टॉक्ड अबाउट योर अर्लियर डेज, आईआईटी डेज, वी टॉक्ड अबाउट उबर में कैसा एक्सपीरियंस था, अभी यू आर हसलिंग हार्ड। आई रियली वांट टू यू नो, एज लाइक अभी लेट भी हो रहा है आपको, आई रियली वांट टू यू नो कम टू द एंड ऑफ द शो एंड लाइक डू यू वांट टू शेयर लाइक व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, या फिर अभी उसको थोड़ा सीक्रेट ही रखना है? अभी उसको थोड़ा सीक्रेट ही रख रहे हैं, क्योंकि उसको मैं इसलिए अभी एक्सपोज नहीं करना चाहता कि अगर नहीं चला, क्योंकि अभी हम खुद ही वो नहीं है उसमें सर्टेन की चलेगा नहीं चलेगा। ठीक, एक बार वो उस प्रोडक्ट बन जाए, अभी टाइम लगेगा उससे। 1 साल अभी हमने ऑलरेडी काम कर लिया, 1 साल अभी और उस पर लगने वाला है। एक पैसा हमारा काफ़ी खर्च हो चुका है, तो उसके बाद हमारा विचार है कि एक बार प्रोडक्ट बन जाए तो उसकी थोड़ी हाइप क्रिएट करेंगे, लॉन्च अच्छा होगा, है ना। इसलिए उसको हम थोड़ा मिस्टीरियस ही रख रहे हैं। आप बिलीव करते हो कि यार नजर ना लग जाए, ऐसा आप बिलीव करते हो इन सब में? यार नजर मतलब पिछले अभी इसमें तो विश्वास नहीं करता, पर मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। ठीक है, एक वो होता है ना कि मैं ऐसा बिल्कुल इंसान नहीं हूँ कि बिल्कुल रिलीजियस हूँ, रोज भगवान की पूजा कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, पर जब कोई संकट आता है ठीक है, तो मैं खुद ही विश्वास होना था, भगवान बचा लेना मुझे। ये अक्सर हमारी जनरेशन के साथ होता ही है ना। बिल्कुल ऐसा हम रिलीजियस नहीं है। और जैसा हमारे लिए है कि भाई हम लोग मंदिर इसलिए नहीं जाते कि हमें विश्वास है कि भाई हम मरेंगे उसके बाद हमको स्वर्ग जाना है, हमें उससे कोई टेंशन नहीं है। हम मंदिर इसलिए जाते हैं कि हमें पीस मिलता है वहाँ, है ना, अच्छा लगता है जाके, एक अच्छे मतलब एनवायरनमेंट मिल जाता है ना। उसके बाद अच्छा लगता है कि मंदिर गए, वहाँ से टीका लगाया, भगवान को हाथ जोड़ के आए, वापस आ गए, तो वो वाली पॉजिटिविटी मिल जाती है वहाँ जाके। गॉट इट। लाइक एज वी अप्रोच द फाइनल वर्ड्स, लाइक मैं चाहता हूँ कि
do you have any final advice for the 20 and 21 years of the India? Like क्या गाइड करोगे आप उनको? देखो मैं एक ही चीज उनको गाइड करूंगा, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। शॉर्टकट से कभी कुछ तुम्हें कोई सक्सेस हासिल नहीं होने वाली। कोई कहेगा तुम 2 घंटे 3 घंटे का कोर्स खरीद लो, ठीक है, तुम्हें एक ऐसी स्किल्स आ जाएगी, या फिर तुम्हें कोई बोलेगा कि MLM ज्वाइन कर लो, तुम्हें एक ऐसी स्किल्स आ जाएगी, या फिर तुम यूट्यूब क्रिएटर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ। तुम ये सोचना जो भी तुम्हें करना है, जब तक वहाँ एफर्ट नहीं लगेंगे ना, तब तक तुम्हें सक्सेस नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि लाखों में एक इंसान हो सकता है जिसको इजीली सक्सेस मिल जाए, पर वो सक्सेस सस्टेन नहीं होगी, ठीक। क्योंकि जब चीज़ें हमें आसानी से मिलती है ना, फिर हम उसको ना वैल्यू नहीं करते, हमेशा ये चीज़ लोग भूल जाते हैं। तो जब भी खुद की ज़िंदगी में तुम्हें कोई भी वैल्यू एडिशन करना है, कुछ भी सीखना है, ये समझना अच्छा खासा टाइम लगेगा, तभी उससे कुछ तुम्हें मिलेगा। अगर इतना ही आसान होता पैसा कमाना या कुछ भी करना, ठीक है, तो सब कमा रहे होते, सब खुश होते, हर कोई। तो मैं ये बोलूँगा जो भी तुम्हें सीखना है, जो भी तुम्हें करना है, उसमें अपना 100% एफर्ट डालना, और ईजी चीज़ मत करना। हार्ड चीज़ करोगे, हार्ड इंसान बन जाओगे। Great words by great man. Thank you guys for tuning in. Thank you Rohit for your time. I hope मजा आया होगा आपको। अरे बहुत सही लगा। Thanks यार. ओके Thanks guys. बाय।